प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सामंतवाद के ऊपर चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास में सामंतवाद एक महत्वपूर्ण विषय है। किस तरह से प्राचीन भारत में आर्थिक जीवन में सामंतवाद का उदय हुआ, इसका विकास हुआ, इसने किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को, आर्थिक जीवन को प्रभावित किया, इन सभी की विस्तार से चर्चा आज हम यहाँ पर देखेंगे। सामंतवाद, जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, यह अंग्रेजी के फ्यूडल शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है भूमि का कुछ ऐसा भाग जो सेवा करने की कुछ शर्तों के बदले उसका स्वामी संबंधित ग्रहीता को कृषि कार्य करने के लिए देता था। सामंतवाद भूस्वामित्व एवं व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित एक सामाजिक पद्धति थी, जिसमें परस्पर अधिकारों तथा कर्तव्यों का निर्धारण होता था। सामंतवाद प्राचीन भारतीय आर्थिक जीवन में यदि हम इसका उद्भव, इसका विकास देखें, समझें, तो यह हमें मौर्य काल से ही दिखाई देती है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में, अशोक ने अपने स्तंभ अभिलेखों में इसकी चर्चा की है। इन्होंने इसका जिक्र सामंत शब्द का जो प्रयोग किया है, यह पड़ोस के स्वतंत्र शासक के रूप में किया है। गुप्त काल से पूर्व हमारे जो विधि निर्माता थे, इन्होंने इस शब्द का प्रयोग भूमि पर पड़ोसी के स्वामित्व के भावार्थ में किया है। समुद्रगुप्त, जो गुप्त काल का एक महान शासक हुआ है, इसने अपने प्रयाग प्रशस्ति में जिस दिग्विजय नीति को अपनाया और इस दिग्विजय नीति के अंतर्गत पराजित शासकों के साथ जिस नीति का इसने अवलंबन किया, उसमें भी हमें सामंतवाद के साक्ष्य दिखाई देते हैं। समुद्रगुप्त प्राचीन भारत का पहला शासक है, जिसके अभिलेखों से हमें ये विदित होता है कि प्राचीन भारत में सामंतवाद का विकास हो चुका था। इसने पराजित राष्ट्रों के साथ जिस नीति का अवलंबन किया, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति जो इसने दक्षिणापथ के राज्यों के साथ अपनाई थी, उन्हें पराजित किया, अपने अधीन किया और उन्हें अपने अपने क्षेत्र में शासन कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। और ये शासक ही समुद्रगुप्त के अधीन शासक या सामंत कहलाए। इस अधीनस्थ शासक की नीति अधीनस्थ सामंत के रूप में हमें दिखाई देती है, जो अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे और इसके बदले में अपने शासक को अर्थात समुद्रगुप्त को भूमि कर का एक निश्चित भाग दे रहे थे। तो इस तरह से हम देखें, सामंत और राजा, इन दोनों के मध्य जो संबंध जुड़ा था वो भूमि के माध्यम से जुड़ा था। भूमि के ऊपर राजा का अधिकार होता था और राजा प्रशासनिक कार्यों में सहायता के लिए या अन्य कार्यों से जब इस भूमि का दान कर देता था, तो इस पर संबंधित ग्रहीता का अधिकार हो जाता था, जो बदले में अपने स्वामी को भूमि कर या फिर अन्य सैन्य सेवाएं प्रदान करता था। इस तरह से हम देखें तो प्राचीन भारत में हमें सामंतवाद का उद्भव गुप्त काल से पूर्व मौर्य काल में ही दिखाई देता है, परंतु ये व्यवस्था जो लोकप्रिय हुई, ये गुप्त काल के पश्चात गुप्तोत्तर काल में हमें लोकप्रिय दिखाई देती है। सामंतवाद गुप्तोत्तर काल की एक प्रमुख विशेषता थी, परंतु इसका प्रारंभिक साक्ष्य जो हमें मौर्य काल और गुप्त काल में दिखाई देता है, इस साक्ष्य के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भूमि को संपत्ति मानकर हमारे नीतिकारों ने पड़ोस के प्रति, पड़ोसी शासकों के प्रति जिस नीति को अपनाया था प्राचीन भारत में, उस नीति को ही हम सामंतवाद का प्रारंभिक चरण मान सकते हैं। समुद्रगुप्त ने सर्वकरदान, आज्ञाकरण, प्रणामागमन, अपने सामंतों के प्रति ये जो नीति अपनाई थी, ग्रहण मोक्षानुग्रह की ये जो नीति अपनाई थी, इसके माध्यम से उसके अधीनस्थ शासक या सामंत प्रशासनिक व्यवस्था में उसको सहयोग प्रदान करते थे। गुप्तोत्तर काल में यह व्यवस्था सीमांत प्रांतों के लिए प्रचलित थी, परंतु आने वाले समय में हम देखते हैं वर्धन वंश का जो शासक था हर्षवर्धन, इसके समय केंद्र में भी इस तरह की व्यवस्था हमें दिखाई देती है और केंद्र में जो अधिकारी थे, जो मंत्री थे, वो भी सामंत के समान
अधिकार प्राप्त करने के लिए लालायित रहते थे। तो हर्षवर्धन के समय से गुप्तोत्तर काल में 6वीं-7वीं सदी में हमें सामंत व्यवस्था का विकसित रूप भारत में दिखाई देता है, जिसमें हम देखेंगे वल्लभी का जो सामंत था, इसके लिए महासामंत नाम की पदवी प्रचलित थी। इसी तरह जो अन्य अधिकारी थे, जब वो भी सामंत के समान अधिकार और शक्तियों की मांग करने लगे, तो इस तरह से हम देखते हैं गुप्तोत्तर काल में आकर ये व्यवस्था और भी लोकप्रिय हो गई। इन शासन कार्यों के बदले में वो अपने शासक को भू राजस्व तो देते ही थे, आवश्यकता पड़ने पर सैन्य सेवा के माध्यम से भी शासक की सेवा किया करते थे। प्राचीन भारत में सामंतवाद जो लोकप्रिय हुआ, इसके पीछे भूमि दान करने की जो परंपरा थी, इससे इसको लोकप्रियता प्राप्त हुई। हम देखते हैं कि 7वीं सदी के पश्चात विश्व व्यापार में आर्थिक मंदी आती है। इस आर्थिक मंदी के कारण पहले जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जिनको सेवा के बदले वेतन दिया जाता था, अब वेतन के स्थान पर इनको जागीरें दी जाने लगी, भूमि देने लगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुद्रा की कमी के कारण और विश्व व्यापार में आई आर्थिक मंदी के कारण भी सामंतवाद को लोकप्रियता प्राप्त हुई। इस व्यवस्था का उदय या विकास जिन जिन कारणों से हुआ, उसमें हम मुख्य रूप से ले सकते हैं कि गुप्त काल में या फिर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों के समय भूमि दान करने की जो परंपरा शुरू हुई थी, उससे भी इसको लोकप्रियता प्राप्त हुई। गुप्त शासक ब्राह्मणों को भूमि दान किया करते थे। इस तरह की भूमि ब्रह्मदेय या अग्रहार कहलाती थी। आने वाले समय में जब ऐसी भूमि पर स्थानीय व्यक्ति का अधिकार स्वीकार किया जाने लगा, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है, स्थानीय अधिकारियों की स्वायत्तता का तो विकास होता है, तो ऐसे में यह व्यवस्था हमें लोकप्रिय दिखाई देती है, सामंतवाद का तेजी से विकास होता है। इसी तरह हम देखें तो वंश परंपरागत ये जो सामंत थे, पीढ़ी दर पीढ़ी जब आदान प्रदान भूमि का लगातार हो रहा था, तो अधिकारियों के वंशवाद के कारण भी सामंतवाद का विकास प्राचीन भारत में देखा जाता है। इसी तरह हम देखें तो प्राचीन भारतीय समाज एवं शासन व्यवस्था में गुप्तकालीन जो शासन व्यवस्था है, इसमें ग्राम्याध्यक्ष की जो व्यवस्था है, उसके कारण भी सामंतवाद को लोकप्रियता भारत में प्राप्त हुई। इसी तरह शासकों की साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति के कारण भी सामंतवाद का तेजी से विकास हुआ। जैसे कि पूर्व में भी मैंने आपको बताया कि समुद्रगुप्त की दिग्विजय की नीति में हमें सामंतवाद के लक्षण दिखाई देते हैं। तो इस तरह से शासकों ने जब लगातार अपनी सीमाओं का विस्तार किया और एक विशाल क्षेत्र पर जब अपनी सत्ता स्थापित कर ली, तो उसमें शासन कार्य करने के लिए उन्होंने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई। पहले जो राजनीतिक जीवन में हमें दिखाई देता है कि शासक शासन व्यवस्था का संचालन जब करता था, तो ऊपर से नीचे की ओर अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। तो केंद्रीकरण की ये प्रवृत्ति थी, परंतु प्रशासनिक संचालन के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जब विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति हमें गुप्त काल से दिखाई देती है, तो सामंतवाद की जो व्यवस्था थी उसका तेजी से विकास हमें भारत में दिखाई देता है। इसका प्रभाव ये हुआ कि इससे खेती का, कृषि कार्यों का तेजी से विस्तार हुआ, क्योंकि जिन व्यक्तियों को भूमि दान में मिलती थी या किसी भी तरीके से उन्हें भूमि प्राप्त होती थी, वो अपने अपने क्षेत्रों में कृषि कार्यों से संबंधित व्यवस्था का विकास करते थे। तो इससे नवीन तकनीकी का विकास हुआ और कृषि कार्यों का तेजी से विस्तार संभव हो पाया। इसका प्रभाव ये दिखाई देता है कि इससे कबीलाई तथा जनजातीय समुदाय जो था, उसका आर्थिक विकास हमें तेजी से दिखाई देता है। और जो आदिवासी समुदाय है, इनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास हमें दिखाई देता है, संगठन की भावना का विकास हमें दिखाई देता है। इस तरह से हम देखें तो सामंतवाद के कारण जहाँ प्रशासनिक व्यवस्था का एवं उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, वहीं हम देखते हैं कि सामंत समय समय पर अपने शासकों की सैन्य सेवा भी करते थे, अपने शासक के प्रति निष्ठा का दिखावा करते थे। तो इस तरह से सभी का प्रभाव हमें सामंतवाद के परिणाम स्वरूप भारत में दिखाई देता है।
इसका परिणाम जो निकला सामंतवाद का, आने वाले समय में हम देखते हैं कि सामंत जब धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगे तो इससे शासकों की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर होने लगी। तो शासकों की स्थिति कमज़ोर होने से आने वाले समय में सामंतों के उपद्रव हमें दिखाई देने लगते हैं कि अपने शासक के प्रति विश्वासघात करके निरंतर ये कुचक्रों में लगे रहते हैं, विद्रोह करते हैं, जिसके कारण राजनीतिक स्थिति में गिरावट हमें दिखाई देती है। गुप्त युग का जो पतन हुआ उसमें एक कारण हमें सामंतों के विद्रोह को भी देखने को मिलता है। इसी तरह हम देखें 7वीं सदी का जो समय है, 7वीं सदी के पश्चात क्षेत्रीय राजवंशों का जो विकास होता है उसमें भी हम देखते हैं कि जब सामंत शक्तिशाली होते हैं, महासामंत, अधिसामंत, इस तरह के विरोध वो धारण करते हैं, उपाधियां वो धारण करते हैं, तो सामंतवादी व्यवस्था का जो विकास है वो चरम पर पहुंच जाता है। तो इस तरह से हम देखें सामंतवाद ने प्राचीन भारत के आर्थिक जीवन को काफ़ी प्रभावित किया है और भूमि दान की जो प्रवृत्ति थी उसके कारण इस व्यवस्था का तेजी से विकास हमें भारत में दिखाई देता है।